जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था दोस्तों, और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और इस मदरसे की स्थापना किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो याद रखना है दोस्तों, सर विलियम जोन्स जो थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं दोस्तों। तो 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जोनाथन डंकन ने क्या किया था, तो बनारस में एक संस्कृत कॉलेज को खोला था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। यह बात बिल्कुल सही है, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण इसका दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए यानी कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स 1784 से 1785 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंसन, नथानियल हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी, और यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था दोस्तों, तो वे थे चार्ल्स विल्किंसन। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रसंगत कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया जो कि उचित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, माइकल
मधुसूदन दत्त को जो है दोस्तों पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसाइटी यानी द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कौन था वो दोस्तों? तो चार्ल्स जो विल्किंगटन था दोस्तों, उसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो चार्ल्स विल्किंसन। तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो याद रखना है दोस्तों, सर विलियम जो जोन्स थे, उन्होंने कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना थी शकुंतला, उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। याद रखना है दोस्तों, इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्थान ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना है दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था दोस्तों। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। तो ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो याद रखना है दोस्तों, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था दोस्तों, उसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इसी अधिनियम में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, यानी ग्रांट्स इन एड शुरू किया गया, यह बात बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई वुड डिस्पैच में, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है इसमें कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 1 और 2 ही ऑप्शन जो है दिए गए दोस्तों, यानी 1 और 2 केवल सही है। तो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक
विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। और ये भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई, तो कलकत्ता में की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो यह शिक्षा से संबंधित था दोस्तों। तो वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। बीपीएससी वाले इस डेट को भी याद रखेंगे। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई दोस्तों। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोड़ दिया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जो है दोस्तों विशेष जोड़ दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक शिक्षा। तो याद रखना है दोस्तों, 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में प्रथम शिक्षा आयोग नियुक्त किया था दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब किया गया था, तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन थे उस समय दोस्तों गवर्नर। उन्हीं के समय यह जो है लागू किया गया था। लॉर्ड रिपन जो थे दोस्तों उस समय के भारत के वायसराय थे। उन्हीं के समय जो है दोस्तों प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर क्या किया गया दोस्तों, तो जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की, तो याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना है 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। और यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई दोस्तों। नेक्स्ट है सैडलर आयोग संबंधित है, तो पहला बात की ये VVI क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यानी यह जो आयोग था दोस्तों माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए जाना जाता था। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो याद रखना है दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1917 ईस्वी में किया था। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे, तो याद रखना है दोस्तों, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास जो बनर्जी थे दोस्तों,
1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इन दोनों भारतीयों को एक विश्वविद्यालय आयोग में गठित सदस्य के रूप में नामित किया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दो नाम, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। तो ये भी अधिनियम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड जो मैकाले हैं वो किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है दोस्तों लॉर्ड मैकाले। तो भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का क्या किया था दोस्तों? तो समर्थन किया था। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है यानी द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, वह शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। तो भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को ही दी जाए। इस वर्ग से छनकर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना क्या है दोस्तों? तो असंभव है। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो याद रखना है दोस्तों, भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी वह 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी दोस्तों, नींव पड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। तो ISPD में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये VVI हो जाता है दोस्तों। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, यह बात बिल्कुल सही है। शिक्षा के लिए पहली बार क्या किया गया था दोस्तों? तो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात प्रतिवर्ष कही गई थी। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो ये भी सही है। और प्राच्य विद्या एवं आंग्ल विद्या विवाद, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। थोड़ा धुंधलापन हो गया दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की गई थी दोस्तों। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक ने दोस्तों, जिनका कार्यकाल है 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफिस्टन याद रखेंगे दोस्तों, जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में जो है दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च
1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफेस्टन ने किया, जबकि एच.टी. प्रिंस प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1857 ईस्वी में की गई थी दोस्तों प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना। कहाँ पर? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर डी.के. कर्वे की प्रयत्नों के फलस्वरूप जो है दोस्तों बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी.के. कर्वे। तो डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना भी की थी दोस्तों। 1896 ईस्वी में इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। तो याद रखना है ये भी पॉइंट। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है दोस्तों? तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं दोस्तों, वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल रूप से दोस्तों गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एम.बी. नाम जोशी और गोपाल गणेश अगड़कर प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे दोस्तों। और ये सब के सब वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, निम्नलिखित जो यहाँ पर कॉलेज दिया गया उन कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों। कहाँ पर? तो कलकत्ता में की गई थी। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो कब किया गया था दोस्तों कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो 1817 ईस्वी में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में। अलीगढ़ में दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। और ये इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो याद रखना है, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो कौन थे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय थे। और इस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो संस्थान दिया गया है और एक तरफ दिया गया संस्थापक। तो आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो आर्थर वेलेजली के समय नहीं किया गया था दोस्तों, ये बात गलत है। बनारस का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो भी विलियम जोन्स के समय नहीं किया गया। तो केवल एक ही मिलान सही है और वो कौन सा है दोस्तों? तो कलकत्ता में मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में की गई थी, यह बात बिल्कुल सही है। तो बनारस का संस्कृत जो कॉलेज है दोस्तों
1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के समय हुआ था। कलकत्ता मदरसे की स्थापना जो की गई थी दोस्तों 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है दोस्तों लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली के शासनकाल में 1800 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो याद रखना है दोस्तों, क्यों किया गया था? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इसलिए वेलेजली ने जो है दोस्तों कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कब? तो 1800 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। तो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था दोस्तों। बाद में इसे बंद भी कर दिया गया था, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की थी, यह बात बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों राजस्थान के अजमेर में की गई थी, न कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में। तो एक गलत है जबकि दो सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो कौन थे दोस्तों? तो मदन मोहन जो मालवीय थे दोस्तों, उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मदन मोहन मालवीय। तो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे प्रारंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में क्या थे दोस्तों? तो व्यवसाय उनका क्या था? तो वकील रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था दोस्तों, यानी उद्घाटन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास यानी उद्घाटन 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था दोस्तों। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है जो कि वाराणसी में स्थित है दोस्तों, उसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।